तरह से मामलात नहीं हैं। आप अगर थोड़ा सा टाइम पीरियड उठा के देख लें तो बहुत लंबा टाइम नहीं गुजरा है कि दो देश आपस में भिड़ ना रहे हों, यानी आपको कोई ना कोई इवेंट दुनिया में दिख रहे हैं। तो कोई भी इवेंट होता है, मार कुटाई वाला, जंग वाला, ये सारा चीज़ें इवेंट जो होते हैं, इसकी बुनियाद वहीं कहीं ना कहीं ग्रीड होती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है, लेकिन टाइटल टोटल हिंदी में है, तो देखते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस समय नेपाल को लेकर बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, बल्कि इस खबर ने नेपाल की प्रचंड सरकार को परेशान कर रखा है कि अगर जल्द इस पर रोक नहीं लगाई गई तो बहुत से नेपाली बेवजह मारे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय यूक्रेन युद्ध नेपाली सैनिकों की जान पे बनाया है। शायद आपको याद होगा, इसी साल जब भारत सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना की भर्ती शुरू की तो विपक्षी पार्टियों के साथ साथ नेपाल ने भी इस योजना का विरोध किया था। इतना ही नहीं तो भारतीय सेना ने जब इसी योजना के तहत अपने भर्ती कैंप नेपाल में लगाए थे ताकि नए गोरखा जवानों को भर्ती किया जा सके, तो नेपाल ने वो कैंप्स भी लगाने नहीं दिए, जिसके बाद भारत सरकार ने नाराज होकर भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट की भर्ती ही रोक दी। अब नेपाल की सरकार ने अपनी अकड़ दिखाकर मिलिट्री भर्ती कैंप तो बंद करवा दिए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर नेपाल के गोरखा युवाओं पे हुआ, क्योंकि नेपाल में पहले ही जॉब्स की कमी है और नेपाल की सेना भी इतनी बड़ी नहीं कि नेपाल ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे सके। बल्कि जो गोरखा भारतीय सेना में काम करते हैं उन्हें अच्छी तनख्वाह, बोनस और भारत में बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिल रही थी। लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की तो नेपाल ने इस योजना का विरोध करते हुए पुरानी योजना के तहत ही भर्ती कराने की अपील की। साथ ही गोरखा जवानों का वेतन बढ़ोतरी और रिटायरमेंट के बाद सरकारी संस्थानों में 25% आरक्षित जगह की मांग भी नेपाल कर रहा था। हालांकि भारत सरकार ने यह सब करने के बजाय नेपाल की गोरखा भर्ती ही रोक दी। अब नेपालियों के पास कोई काम नहीं बचा था तो यही गोरखा युवा यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेने लगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन अच्छे खासे पैसे देकर नेपाली युवाओं को अपनी सेना में शामिल कर रहा है ताकि रूसी सेना के खिलाफ लड़ा जा सके। हालांकि रूस ने नेपाल को पहले ही आगाह किया था कि नेपाल यूक्रेन युद्ध से दूर रहे और अपने युवाओं को इस जंग में हिस्सा लेने से रोके, लेकिन नेपाल ने रूस की बातों को नजरअंदाज किया और देखिए रूस ने नेपालियों का क्या हाल कर दिया है। यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ लड़ते लड़ते नेपाल के 6 सैनिक मारे गए हैं। कहा जाता है कि इन दिनों यूक्रेन के पास सैनिकों की काफी कमी हो चुकी है और वो इसी कमी को दूर करने के लिए गरीब देशों के नौजवानों को पैसों का लालच देकर उन्हें अपनी सेना में भर्ती करवा रहा है। और इस मामले में सबसे ज्यादा नेपाल के नौजवानों की ही चर्चा हुई थी, क्योंकि नेपाल के बहुत से युवा बेरोजगार है। खबर के मुताबिक रूस के बॉर्डर पे 6 सैनिक मारे गए जो कि यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे थे। पहले तो नेपाल के फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसे मानने से मना किया, लेकिन बाद में उन्हें सच्चाई स्वीकार करनी ही पड़ी। कहते रूस ने एक नेपाली सैनिक को बंदी भी बनाकर रखा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर नेपाली नागरिक पैसा कमाने के खातिर दूसरे देशों में जाते और कई बार तो ये बेहद जोखिम वाले काम भी करते हैं। खास बात यह है कि नेपाली नागरिक विदेशों से जितना पैसा अपने देश में भेजते हैं वो करीब करीब नेपाल की जीडीपी के बराबर है, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। कहने का मतलब यही है कि अगर नेपाल ने भारतीय सेना का विरोध ना किया होता तो आज बहुत से नेपाली शान से भारतीय सेना में एज अ गोरखा सैनिक के तौर पर काम कर रहे होते। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जय हिंद। जी जनाब, सबसे पहले तो ये मेरे लिए एक नई बात है कि नेपाल से भी इंडियन आर्मी में लोग भर्ती होते थे। बहुत ही ज़बरदस्त बात है, किसी भी पड़ोसी देश के लोगों को अपनी ही आर्मी में भर्ती करना, सबसे पहले तो ये बड़े जिगर की बात है। क्योंकि देखें, बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं या बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है तभी जाके ये चीज़ें होती हैं। तो आपके देश में, नेपाल में अगर इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं रोज़गार की, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है और बराबर देश अगर आपको आपकी आर्मी में, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो आर्मी सबसे बड़ा इदारा है किसी भी
जॉब के लिए सबसे बड़ा इदारा हमारे आर्मी है। गवर्नमेंट के हिसाब से इदारे होते हैं तो सबसे बड़ा हम ये समझते हैं, जबकि एक सर्विस वाला इदारा है ये भी। तो बड़ी बात है ये। पहली चीज़ तो ये गोरखा जो लिए जाते हैं जवान, नेपाल से भी लिए जाते हैं, तो ये एक बड़ी बात है, मेरे लिए नई बात भी है। दूसरी बात ये है कि नेपाल वाला मामला, चाइना वाला मामला थोड़ा सा समझ में आ रहा था कुछ टाइम पहले से कि चाइना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस दिखा रहा है नेपाल के ऊपर, थोड़ा सा हाथ रख रहा है, या नेपाल की तरफ चाइना, नेपाल का झुकाव जो है वो चाइना की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है। तो इस वजह से ये चीज़ हुई है और उसका रिज़ल्ट ये है कि मज़ीद बेरोज़गारी होगी, मज़ीद नेपाल में जो है वो लोगों को रोज़गार के लिए मसले मसाइल आएंगे। और इस तरीके से जहाँ पर जंगें हो रही है, इस तरह तो यूँ समझ लें कि एक तरह से ग़ुलाम यूक्रेन जो है वो ख़रीद रहा है। यहाँ पर यूएनओ और ये सारी चीज़ें कहाँ गई कि किसी भी देश से पैसों के बदले में आप ग़ुलाम ख़रीद रहे हो एक तरह से उनको। अच्छा, जहाँ रोज़गार नहीं होता, मैं आपको सच बताऊँ, जहाँ पे बेरोज़गारी बहुत होती है वहाँ पे जान की परवाह नहीं करते। वहाँ पर डंकी भी लगाते हैं। डंकी क्या कहते हैं, अभी एक फ़िल्म भी आ रही है शाहरुख खान की। डंकी लगाना यूँ समझ लो मौत को दावत देना है, यानी आपकी ज़िंदगी गई। फ़ौज में अगर आप जाते हो, जंग होती है तो ही मामलात होते हैं, लेकिन आप डंकी लगाते हो तो आपके 50% चांसेस है कि पता नहीं आप वापस आओ या ना हो ज़िंदा। 50% चांसेस है आप ख़त्म हो सकते हो। तो बेरोज़गारी की वजह से जान, तो एक गरीब आदमी जब बेरोज़गार होता है तो वो तो वैसे ही खुदकुशी करने को तैयार हो जाता है कि यार मैं अपनी जान ही ख़त्म कर दूँ। तो उससे बेहतर ऑप्शन ये लगता है कि कोशिश करके मर जाऊँ। एक कोशिश करते हैं तो डिंकी लगाना, या बेरोज़गारी की वजह से लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते। अगर नेपाल में बेरोज़गारी है तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। वो वाकई कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे जिससे उनके घर में पैसा आए, उनके बच्चों की भूख ख़त्म हो, उनके बच्चों को खाना मिले, उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो। अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना, ये नॉर्मल बात है, ये आम सी बात है। इस चीज़ से, इस सूरत हाल से ये भी लग रहा है कि अपना आने वाला वक्त जो है, जितना दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, ये चीज़ ज़्यादा होती जा रही है। बेरोज़गारी है और भूख है, खुराक की किल्लत है, एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें, दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस धरती के जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से पहले होता था या जिस तरीके से पहले मामला थे, दुनिया भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से देश जो हैं उनके भी उस तरह से मामलात नहीं हैं। आप अगर थोड़ा सा टाइम पीरियड उठा के देख लें तो बहुत लंबा टाइम नहीं गुज़रा है कि दो देश आपस में भिड़ ना रहे हों। यानी आपको कोई ना कोई इवेंट दुनिया में दिख रहे हैं। तो कोई भी इवेंट होता है, मार कुटाई वाला, जंग वाला, ये सारा चीज़ें इवेंट जो होते हैं, इसकी बुनियाद वहीं कहीं ना कहीं ग्रीड होती है, कहीं ना कहीं पैसा होता है, कहीं ना कहीं ज़मीन होती है, कहीं ना कहीं लालच होती है। इन चीज़ों के चक्कर में ये चीज़ें अगर इंसानी दुनिया में कम होते, फ़र्ज़ करते हैं, और वसाइल ज़्यादा होते, रिसोर्सेज ज़्यादा होते, तो सुकून से इंसान बैठ के खाते और रिसोर्सेज पड़े हुए होते, लोगों को परवाह नहीं होती। तो कहीं ना कहीं दुनिया के रिसोर्सेज कम हैं, आबादी ज़्यादा है, लोग मर कटने को तैयार हैं रिसोर्सेज के चक्कर में। तो इसका मतलब है कि दुनिया जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। दुनिया जो है एक तरह से क्राइसिस में जा रही है, पूरी दुनिया। तो नेपाल वाला मामला भी यही है कि अगर नेपाली लोग इस तरीके से किसी भी फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं जहाँ पे जंग चल रही है, तो इसका मतलब है वाकई बहुत बेरोज़गारी होगी, बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी होगी, बहुत ज़रूरत होगी उनको। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।